साधन न्यूज के खास कार्यक्रम तिरछी नजर में हर बार की तरह इस बार भी हम खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है कि चुनाव जब आता है और चुनाव के समय जिस तरह से मॉडल की चर्चा की जाती है कि इस राज्य का मॉडल काफी बेहतर है, और इन दिनों जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर काफी चर्चा हो रही है, गुजरात मॉडल को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल काफी आगे निकल चुका है। कई तो ये कहते हैं कि गुजरात मॉडल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से चुनावी राज्यों में जो बातें निकल के सामने आ रही पार्टियों की तरफ से, कोई ये कह रहा है कि एमपी का मॉडल हम इसको अडॉप्ट करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। दिल्ली के मॉडल को लेकर पंजाब में काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, जिन्होंने जो मॉडल अडॉप्ट किया और जिस मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी टाल ठोकती नजर आ रही है, उस मॉडल की काफी चर्चा हो रही है। तो इस मॉडल को समझेंगे, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से चुनाव में और चुनावी राज्यों में पार्टिकुलर राज्यों के जो योजनाएं चल रही हैं, उन राज्यों की योजनाओं को लेते हुए उस राज्य में किस तरह से काम चल रहा है, उसको देखते हुए इस मॉडल की रूपरेखा और इस रूपरेखा से किस तरह से जनता को प्रभावित किया जा सकता है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राम अवतार तिवारी जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ वाच के संपादक हमारे साथ में मौजूद है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। राम अवतार तिवारी जी, आपने अक्सर देखा है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, चुनाव आता है, चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो गौन हो जाते हैं, फिर उस समय के बयान काफी बढ़ चढ़ के कहे जाते हैं। लेकिन इन दिनों मॉडल को लेकर काफी कुछ चर्चा की जाती है। विकास का मॉडल, तो यूपी मॉडल, छत्तीसगढ़ का मॉडल, इसको आप किस तरह से देख पाते हैं? गांधी जी, देखिए, एक राजनीति में बड़ी विडंबनापूर्ण बात है कि 4 साल 4.5 साल तक जी हर मुख्यमंत्री, हर राजनीतिक दल अपने राज्य में करने वाले विकास के काम और अपनी सोच, अपने कार्यशैली को अपना मॉडल बताता है। एक्चुअल में जो मुख्यमंत्री है, ये मॉडल जो है वो शुरुआत हुई गुजरात से। गुजरात में एक गुजरात मॉडल में क्या था, पहले ये समझ जाएं। उन्होंने बेहतर सड़क, बड़े बड़े उद्योग लगाना, बड़े निर्माण करना, और ये उनका एक मॉडल का था। जैसा वहाँ टाटा गया सिंगूर से, सड़कें वहाँ बेहतर, अधोसंरचना को उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। बेहतर तरीके से अधोसंरचना तैयार करने में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, अपने किए गए विकास पर चर्चा करते हैं, उसी को ये मॉडल बताते हैं। परंतु जब चुनाव का समय आता है तो ये विडंबनापूर्ण बात है कि चुनाव में जातियां, धर्म, समीकरण और धनबल, बाहुबल की तरफ राजनीति चली जाती है। तमाम मॉडल ध्वस्त होते नजर आते हैं। बहुत विडंबना है। मॉडल में ये बताया जाता है कि हमने जनता को बेहतरी के लिए कदम उठाया, उसको माना जाता है। चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने बताया। तो हर ने अपनी ये कार्यशैली अलग अलग तरीके से बनाया। तो उसी कार्यशैली को, उसमें आपके पास दर्जनों विभाग हैं, उन विभागों की अधोसंरचना कैसे तैयार करके जनता के बेहतरी के लिए क्लिक कैसे करते हैं। एक्चुअल में आप किसी जो चीज को छुआ नहीं गया हो, उस चीज को आप छूकर जनता को सीधे फायदा देने का कोई उपक्रम करते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, और उससे एक वर्ग में खुशहाली आती है। उसको हम एक मॉडल के रूप दे सकते हैं। दूसरी तरफ हम छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अपने मॉडल क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि मैं डायरेक्ट पैसा देता हूं, जो भी मेरे राज्य का जो पैसा है, चाहे वो धान खरीदी में हो, चाहे मैं कोदो कुटकी खरीदूं, चाहे मैं गोबर खरीदूं, चाहे मैं कोई और चीज खरीदने की योजना बना रहा हूं, चाहे राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो सीधे भूमिहीन किसानों को पैसा देने की जो योजना बनाई, वो भी डायरेक्ट पैसा जाएगा। इससे क्या होता है, जो बिचौलिया रहते हैं, बीच के अधिकारी, कर्मचारी, जो वर्ग रहते हैं, वो हम काम कराने के आड़ में जो पैसा मांगते हैं, वो पैसा जो है वो भ्रष्टाचार रुकता है और सीधे जनता को वो पैसा मिलता है। तो अगर जनता सीधे प्रभावित होती है उससे कि सरकार मेरे को कुछ दे रही है,
मैं उसका उसके अंदर की खुशहाली आती है। तो ऐसे में जो एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियां चुनाव के समय उत्पन्न होती हैं, देखिए इसमें बहुत गहरी तरीके से एक रणनीति के तहत ये योजनाएं बनाई गई हैं कि जाति, धर्म, मेरे रिश्तेदार, बाहुबली, ये लोग अपने अपने तरीके से और लुभाने की कोशिश, यानी और मुफ्त में देने की जो योजना है, मुफ्त में देने की चलने जो बढ़ी है, उसमें मुफ्त और आ जाए और घोषणा हो जाए तो ये जनता उससे दिग्भ्रमित होती है। इस दिग्भ्रमण को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए एक अपना मॉडल बताया जाता है कि इस मॉडल में हम आपके साथ सीधे फायदा देंगे, सीधे आपसे जुड़ेंगे, हम अपने राज्य का विकास करेंगे, राज्य के लोगों का विकास करेंगे और हम उन जो तत्व हैं जो अभी तक जो चीजें हो रही थी उसमें कमजोरी थी, हम उसको खत्म करने की एक प्रक्रिया में गए हैं। तो एक तरह से गांधी मॉडल जैसा अब जो देश भर में जो एक बताया जाता है कि संघ का एक विचारधारा है, राष्ट्रवाद और उसमें हिंदुत्व की बात को ये बताया जाता है, दूसरी तरफ गांधीवाद, तो वो विचारधारा अलग अलग तरीके से विचारधाराएं जुड़ी। जी। वैसी ही एक राज्य चलाने के लिए एक मॉडल तैयार है। तो इस मॉडल में अभी तेजी से अपना एक मॉडल खुद केजरीवाल ने तैयार की है कि मैं जनता के बीच भ्रष्टाचार को खत्म करता हूं। दूसरी बात, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है जी। वो इन्होंने वो बताने की कोशिश की, क्योंकि वो खेती किसानी वाला राज्य नहीं है वो। तो जहां पर खेती किसानी नहीं होते, जहां पर जनता को शिक्षा चाहिए, दिल्ली में तो शिक्षा और स्वास्थ्य और वहां पर दूसरा प्रदूषण जो समस्या है, तो उन्होंने 3 बड़े एजेंडे पर काम किया और अपना मॉडल बताया। उसी तरह से छत्तीसगढ़ क्योंकि 80% लोग किसान हैं, वो किसान के जीवन में खुशहाली कैसे आ सकती है, क्योंकि पिछले 15 साल में रमन सरकार ने अधोसंरचना में ध्यान दिया, निर्माण पे ध्यान दिया, निर्माण और अधोसंरचना से बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हुए, चौड़ी सड़कें खड़ा हुई, परंतु आखिर में वो किसको मिला उसका फायदा? ठेकेदार को, नेता को, सरकार को, लोगों को और तरह तरह के लोगों को। उन जो बहुसंख्यक हैं शायद उन तक नहीं पहुंचा, इसलिए ये परिणाम आया। अधोसंरचना भी जरूरी है, हम उसके खिलाफ नहीं है। अधोसंरचना किसी भी राज्य, किसी भी सरकार, कोई भी व्यवस्था के लिए प्रथम जरूरतें अधोसंरचना की है, पर वो कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस पर गहन विचार विमर्श की जरूरतें हर समय रहती है। इस सरकार ने ये कहा कि अधोसंरचना पिछले 15 साल में बहुत हो चुके हैं, अब अधोसंरचना के बजाय डायरेक्ट बेनिफिशियरी तैयार की जाए और जो 80% किसान हैं उसको लाभ दिया जाए। तो उसको लाभ लेने के लिए क्या क्या नीतियां हो सकती है, उन नीतियों को छुआ जाए। जैसे वनोपज में पहले जो लोगों में आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन किया गया, पहले 7 वनोपज थे, आज वो है 52। उसी तरह से वनोपज पे मैं आना चाहूंगा, गोबर पे बाद में जाएंगे। वनोपज से महिला स्व सहायता को समूह को जोड़ा गया, उनकी आमदनी बढ़ाई गई और उससे क्या क्या प्रोडक्ट तैयार हो सकते हैं उसको, मतलब ऐसा है कि एक बेस के साथ, जो बेस की आप बात कर रहे थे, अधोसंरचना की बात कर रहे थे, क्योंकि लघु वनोपज लाया जाता है, इकट्ठे किया जाता है, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाना, एक मैकेनिज्म तैयार करना, वो भी काफी अहम था, जो शायद दिखता नजर आ रहा है। देखिए वनोपज इस मॉडल पे, देखिए मॉडल में बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ इसको समझते चलते हैं। वनोपज में इस समय क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन के लिए जा रहा है जी, कि जैसे बस्तर के बड़े सुकमा और कांकेर जो इलाके हैं, जिन इलाकों में जंगल से जो उपजते हैं, उन चीजों के लिए वहां पर मशीनरी की व्यवस्था करके उसको फायदेमंद बनाया जा रहा है। उससे जो लोग तो जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि ठीक है, वनोपज और आदिवासी इससे लाभान्वित हुए, तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे जल जंगल जमीन है, उन राज्यों में इस मॉडल पे चर्चा हो सकती है, उन राज्यों के चुनाव में इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। जहाँ पे वनोपज नहीं है, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है, जो राज्य नहीं है,
वहां पे तो इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, क्या? जो हमारा जो बस्तर और सरगुजा जी उन आदिवासी रहते हैं, उस सबसे ज्यादा जंगल है। जी हम जो 7वां 8वां नंबर के राज्य हैं भारत में, जहाँ पर इतने जंगल हैं, उन जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनको बेनिफिट कैसे होगा, जो वो सस्ते में बहुत बेच रहे। जो आप देखिए मैं तेंदुपत्ता, चुनाव से इसको जोड़, जैसे हम चुनाव में मॉडल की चर्चा कर रहे थे, और चुनावी समय में जिस तरह से मॉडल की चर्चा की जाती है, क्योंकि लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में राज्यों के जो मॉडल आते हैं उससे जो वोटर है वो कितना प्रभावित हो पाते हैं। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा चली, आपने जिस तरह से लघु वनोपज की बात की, गोबर खरीदी की भी आप बात कर रहे थे, तो जिन राज्यों में अगर गोबर खरीदी हो रही है, और जिस तरह से कई राज्यों के डेलीगेशन यहाँ पहुंच कर उन्होंने गोबर खरीदी की सिस्टम को समझा, तो जहां पे गोबर खरीदी होगी वहां पे छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा तो होगी। देखिए, जैसे पूरे भारत में अगर देखेंगे तो आदिवासियों की चिंताजनक स्थितियों पर जी हर समय चर्चा होती है। तो क्या उनके लिए कोई ठोस प्रोग्राम बननी चाहिए? योजनाएं बहुत सारी बन रही हैं, कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए, फिर भी वो लंगोटीधारी हैं। हो सकता है इस योजना में जो वर्तमान सरकार भी जो योजना लाई है उसमें भी खामियां होंगी, उसमें भ्रष्टाचार होंगे, हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो नई बात ये आई है कि वनोपज के जो मूल्य हैं, जो उन वनवासियों को कम मिलते थे, उसका सरकार ने उसकी वृद्धि कर दी है और सरकार ने उसको बाजार दी है। किसी भी, चाहे धान को सरकार ने बाजार दे दी, धान का कीमत अच्छा मिल रहा है, किसान खुशहाल है। गोबर जो पड़े रहता था, उस गोबर को सरकार ने बाजार दे दी, सरकार ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो आज जो गोपालक हैं, जो किसान हैं, उनको सीधे पैसा मिल रहा है। आज गांव-गांव में आपको गोबर नहीं मिलेंगे अब। और जो किसान जो अपने गाय को इधर उधर छोड़ के रखते थे वो बांध के रखते हैं, क्योंकि अब वो दूध के अलावा गोबर भी उसका फायदेमंद हो गया। और दूसरी बात, जो उसके खाद बनाए जा रहे हैं वो बिक रहे हैं, उसको भी सरकार खरीद रही। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो ये बोल रहे हैं कि हमको अब बाजार दीजिए। सरकार बाजार देने में असमर्थ है। सरकार का कहना है कि इतना पैसा हम देंगे तो हमारा अधोसंरचना का काम खत्म हो जाएगा। तो अधोसंरचना का काम कमजोर ना हो, इसलिए सरकार ने अलग अलग कमेटी बनाई, अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार उसमें सोच रही है। तो बाजार देने का जो व्यवस्था, नई व्यवस्था जो बनाई गई है, एक मॉडल व्यवस्था, इस व्यवस्था से उन जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, मेहनतकश लोग हैं, जिन वर्गों के लिए भारतीय संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है, जिन लोगों को समाज में बेहतरी की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उनका अमली जामा जमीनी स्तर पर कैसे आएगा और कैसे उनके जीवन में खुशहाली आएगी, इसके लिए जब तक डायरेक्ट बेनिफिशियर योजनाएं नहीं आएंगी तब तक इसको सक्सेस नहीं माना जा सकता। और शायद इस योजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये चीजें लागू हो। देखिए, जो गोबर खरीद रहे हो उसकी योजना आरएसएस भी उसकी प्रशंसा कर रही है। और मुझे जानकारी है छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के समय आरएसएस के नेता भी इसकी मांग करते रहे, इसके लिए धरना दिया बुढ़त लाभ में, तब भी पिछले भाजपा सरकार में इसने ध्यान नहीं दिए। अब कांग्रेस सरकार ने इसे किया है। तो इसको राजनीति और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर अगर चर्चा की जाए तो ये अच्छी चर्चा है। संघ, ये कहा जा सकता है कि संघ की मांग को भाजपा ने पूरा कर दिया। चुनाव में इम्पैक्ट करेगा ये, गांव में इम्पैक्ट कर चुका है। चुनाव में देखिए, चुनाव में अगर देखिए, इसमें होता ये है कि आदमी जो है, जो उसके लाभान्वित लोग, वो देखते रहता है कि हमारी जो योजना चल रही है, इस योजना का फायदा हमको ये सरकार देगी या आने वाली सरकार देगी। ज्यादातर ये होता है कि पुराने सरकारों की योजनाओं को चालू करने की, उनको आगे बढ़ाने की बाध्यता वर्तमान जो भी सरकार आती है उसको भी रहती है। 90%, 99% योजनाएं पुरानी सरकार का, अभी भी हम देखते हैं रमन सरकार की ज्यादातर योजनाएं कांग्रेस सरकार में भी जारी है, इस सरकार की भी आगे जारी रहेगी। अगर वो कोई भी, क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार में
पहली प्राथमिकता जनता रहती है, तो जनता को कोई नाराज करके गद्दी में बैठ नहीं सकता प्रजातंत्र में। तो जनता को अगर फायदा हो रहा है, जनता को उससे राहत मिल रही है, तो सरकारें जो है उसको योजनाओं को बंद नहीं कर सकती, या कोई सरकार बंद नहीं कर सकती। एक बात। दूसरी बात कि निश्चित तौर पर जिसने ये योजना चालू की है, योजना में कंटिन्यू रखेगी, तो उसको जनता भी पसंद करेगी और जनता उसको अपना सरकार बनाने में मदद करेगी। परंतु कोई भी सरकार में ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि बहुत सारी योजनाओं के भरोसे और विकास के भरोसे। पिछले बार हमने देखा था कि नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ये बयान दिया था कि कोई भी चुनाव में सरकार की विकास कार्यों के आधार पर चुनाव नहीं होते। एक बड़ा जो बयान आया था वो निश्चित तौर पर आप देखिए कि पिछले 4.5 साल यूपी में कानून व्यवस्था विकास को लेकर बातें होती रही। अब जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो विकास एक तरह से दरकिनार है। जाति समीकरण, गठबंधन, बाहुबली, यही बातें रही है। राजनीति का एक बड़ा दुर्भाग्य भी है कि बड़े बड़े मॉडल, बड़ी बड़ी सोच को धरातल पर राजनीतिक दल अपनी इच्छा शक्ति से, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी इच्छा शक्ति से लागू करता है और उसका बेनिफिट होता भी है। परंतु ये जनता को भी सोचना चाहिए कि वोट डालते समय अच्छी योजनाओं, कोई भी सरकार की अच्छी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ उन सरकारों को, उन नेताओं को तवज्जो दे। अन्यथा खरीद दल बदल और खरीदी बिक्री अगर होती रही तो ये एक प्रजातंत्र के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। जी, और मैं उसी बात पे आना चाहूंगा कि चुनाव में इन मॉडलों का किस तरह से क्या असर रहता है, क्योंकि आपने कई राजनेताओं के संदर्भ को भी लिया कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पे एलिट क्लास है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक है, जो अवेयर है अपने हित को लेकर, वो कहीं ना कहीं विकास के मॉडल को ही तरजीह देते हैं। आप जो विकास किसी भी सरकार की महत्वपूर्ण और पहली जरूरतें हैं जी, कि जनता की मूलभूत समस्याएं, उसके अधिकार के लिए कोई भी सरकारें आती है। अगर ऐसा नहीं हो तो एक जन आंदोलन और जन आक्रोश और तख्ता पलट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो जनता की भावनाओं को तो कोई भी सरकार है वो ध्यान रखती है और उसके अनुरूप अपनी सरकार को चलाने की कोशिश करती है। परंतु होता यह है कि बहुत सारे विकास और मॉडल के भरोसे अकेले चुनाव नहीं होते हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए अपना एक मॉडल दिया, उससे कई बड़े उद्योग आए, कई विकास आई और लगातार वो चुनाव जीतते रहे। लगातार चुनाव जीतना भी एक मॉडल ही माना जाता है। जैसे ममता बनर्जी का लगातार चुनाव विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छे मतों से क्यों जीत रही हैं, तो उनका मॉडल है कि मैं गरीबों पर ध्यान देती हूँ, मैं सामाजिक सद्भाव की योजनाएं बनाती हूँ, मैं बेहद गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम करती हूँ। अब वो एक, हालांकि बंगाल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, परंतु एक अपना मॉडल है। चुनाव जीतने का मॉडल अलग होता है। लोगों को जीवन में एक बेहतर तरीके से, जो सरकारों के पास पूंजी है, जो टैक्स, आम जनता के टैक्स के जो धन संग्रह होते हैं, उनमें अगर बेहतर योजना बनाना ही एक बेहतर मॉडल है, तो एक जो मनुष्य को जरूरत है, जिन चीजों की पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और उससे भी बड़ी जरूरी है कि आपके जीवन में खुशहाली कैसे आ रही है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक कार्य योजना बनाई जाती है, जो रोड मैप तैयार किया जाता है, उस रोड मैप की चर्चा अगर पूरे देश भर में हो रही है और दूसरे राज्य उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम आज एम्बुलेंस जो 108 नंबर है, उसको सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईकेएस रेड्डी ने लागू की। उन्होंने लागू की, आज देश भर में वो योजना लागू है। तो उनका मॉडल एक बेहतर मॉडल था। तो जो सरकार, कोई भी राज्य अगर बेहतर मॉडल ला रहा है, उससे जनता को फायदा हो रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उस योजनाओं को लिया जाता है और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर
उससे लोगों को फायदा होता है। तो इसको राजनीतिक दल अपनी विचारधारा, अपनी पार्टियों से हटकर अगर विकास के मॉडल को जनता के बेहतरी के हिसाब से अगर देखते हुए अपने काम करें तो एक अच्छे समाज, अच्छा राजनीतिक दल और अच्छा प्रशासन और एक अच्छा जो मापदंड होना चाहिए, जो एक नैतिकता भरा मापदंड होता है, वो नैतिकता भरा मापदंड स्थापित होने में मॉडल को सभी को मदद करनी चाहिए, इसमें सभी को इसमें सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा मॉडल तैयार की जाए जिससे हमारा देश, हमारा छत्तीसगढ़ जो खनिज संपदाओं से भरा हुआ राज्य है, इस राज्य को जब हम गठन हुआ था तब हम मान के चले थे कि भारत का सबसे ज्यादा धनी और सबसे ज्यादा संपन्न और बिना टैक्स फ्री राज्य होगा, ऐसा माना जाता था, क्योंकि खनिज संपदा यहाँ बेहतर है, ज्यादा है। तो उस राज्य में अगर जनता की बेहतरी का मॉडल बनाया जाता है, जनता के गरीब लोगों को मॉडल बनाया जाता है और उस पर अगर अच्छे काम होते हैं तो वो एक किसी राज्य के विकास के लिए उसमें अग्रणी भूमिका रहेगी, तो वो राज्य का व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। जी, खनिज संपदा भी है छत्तीसगढ़ में, बहुत कुछ है। आपने जिसे कहा कि टैक्स फ्री की एक परिकल्पना के साथ लोगों की सोच थी, लेकिन कहा यह भी जाता है छत्तीसगढ़ के बारे में कि अमीर धरती के गरीब लोग, धरती अमीर है लेकिन लोग यहाँ के गरीब है। इस की बातें होती रही है, शायद आगे चलकर ये भ्रम टूटे। लेकिन आपने हैदराबाद के 108 का जिक्र किया, ऐसे ही साउथ इंडिया में तमिलनाडु से जो मिड डे मील निकला वो किस तरह से आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी एक चर्चा है और उसको अडॉप्ट किया जा चुका है। चारों वाले बाबा कहे जाते थे रमन सिंह की जो योजना थी वो एक बेहतर योजना थी। 1 रुपया किलो चावल और 2 रुपये किलो चावल। ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है, अगर वो दिलों को छू गया, लोगों के दिलों को, तो निश्चित तौर पर उसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है और उसको लोग हाथों हाथ लेते भी हैं। देखिए, और चुनाव में उसका नतीजा भी दिखता है। देखिए, रमन सिंह सरकार में भी कई बेहतरी और किसानों के लिए भी हुए। किसानों को आज भी 1 साल तक 0% ब्याज दर में टैक्स वो दिया जाता है, लोन दिया जाता है। वो योजना एक बेहतरीन योजना थी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले और छत्तीसगढ़ बनने के पहले जो किसानों को पंप का कनेक्शन दिया गया, देखिए किस तरह से काम, सौर ऊर्जा में किस तरह से हमारा राज्य काम किया। तो रमन सिंह सरकार के समय भी जनता की बेहतरी के लिए बहुत कुछ काम हुए हैं। लेकिन एक चीज की किसानों को जो कर्ज दिए गए और जो किसान कर्ज नहीं चुका पाए, तो एक मुद्दा ये भी निकला किसानों कर्ज माफी का। और देखिए एक मॉडल ये भी निकल के सामने आया, जैसे पंजाब में हुआ, फिर उसके बाद में किस तरह से इस पर चर्चा कि पंजाब में नहीं किया गया, फिर पंजाब में किया गया। इसमें पक्ष विपक्ष में कई सारे सवाल उठ खड़े हुए, लेकिन वो जो निकला फिर छत्तीसगढ़ में जब उस पर चर्चा हुई कि किसानों का कर्ज माफी, आपको नहीं लगता कि एक यू टर्न पूरा लिया यहाँ पे? और देखिए कि जो पार्टी काफी सीटों के साथ यहाँ पे थी सत्ता में, वो 15 सीटों पर जाकर सिमट गई। कोई भी सरकार जी अगर सब्सिडी और फ्री की योजना के अगर उतावले होती है लागू करने में या घोषणाएं करने में, तो दीर्घकालीन इसका नुकसान होता है। तात्कालिक रूप से राजनीतिक दल अपनी फायदाओं के लिए जिस तरह की जो घोषणाएं कर रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगी है कि दिनों दिन हम सब्सिडी बढ़ाने का, मुफ्त में देने का, एक चावल देने की बात करता है तो दूसरा उसको खिलाने की बात कर रहा है। माने यहाँ तक की जो बात चल रही है वो कहीं न कहीं रुकना चाहिए। एक तो नई बस ये छिड़ गई गैस सिलेंडर को लेकर। हाँ, गैस सिलेंडर में एक राज्य ने घोषणा कर दी कि हम सब्सिडी देंगे, 500 में मिलेगा गैस सिलेंडर। हाँ, तो इस तरह से जो फ्री की योजनाओं की जगह हम बेहतरी के लिए प्रयास करें। हम जो क्या समाज में उसको आत्मनिर्भर बनाने, उसको शिक्षित करने, उसको रोजगार देने, उसके जीवन में परिवर्तन लाने, उसकी सोच में एक नया इनोवेटिव तरीके से साहस लाने का अगर मादा पैदा करते हैं तो वो राज्य का विकास ज्यादा अच्छा होगा। हम अगर उसको मुफ्त में देने या फ्री में देने की योजनाएं लंबे समय तक चलाते रहे तो आर्थिक स्थिति चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो,
वो नुकसान होगा। और दूसरे ओर जो आदमी टैक्स पेई है, वो टैक्स पेई जो मेहनत करके पैसा कमाता है, अपने एक एक पैसे का टैक्स देता है, उसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो जो जनता को वो किसी आदमी को दान करने की प्रक्रिया अलग है, फ्री में देने की प्रक्रिया अलग है, और आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, व्यवस्था को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसके जीवन में एक नई सोच के साथ समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जैसा हमने कहा छत्तीसगढ़ में बस्तर है, बस्तर के लिए बेहतर योजनाएं किस तरह हो सकती है, किस तरह से पर्यटन के वहां पर बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरह वहां की संस्कृति में एक बदलाव लाया जा सकता है, किस तरह की वहां पर होने वाले वनोपज से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जो उनका हक है, उस हक को अगर वहां पर रायपुर का जाके या बॉम्बे दिल्ली का जाके व्यापारी करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो उसमें पहला हक वो वनवासी का है। वनवासी को अगर उसके हक मिलने लगे तो ज्यादा फायदेमंद है। और अगर उन जो स्वार्थी तत्व है जो हर समय अपने फायदे ढूंढ लेता है, हम उनकी अपेक्षा जो समाज में के जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उसके लिए अगर योजनाएं बनाई जाती है, वो योजना को समाज भी उसको स्वीकार करे और लोग भी स्वीकार करेंगे, और वो सरकार दीर्घकालीन तक याद रखी जाती है। ऐसी सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को दीर्घकालीन तरीके से और जो आगे जाके उसका फायदा होता है। तो जैसा अर्जुन सिंह के समय झुग्गी झोपड़ी को पट्टा देने का निर्णय लिया गया, वो एक तरह से जनता के लिए तात्कालिक रूप से गरीबों के लिए फायदेमंद योजना थी, वाहवाही मिली। मगर सरकार को एक तरफ से ये सोचा गया कि ऐसे में सरकार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, सरकारी जमीन के कम होने के और आगामी सरकारी योजनाएं को आने में होने वाली दिक्कतों पर कई सवाल खड़े हुए, जो दीर्घकालीन हर सरकार को, वर्तमान सरकार चाहे कोई सरकार को, धीरे धीरे इसका नुकसान होते जा रहा है। तो ऐसे में जो मकान के लिए जमीन खरीदता है वो नुकसान में है, जो बेजा कब्जा वाले ज्यादा अतिताई होते जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं समय कमी ना लगाया चलते, क्योंकि कई सारे अहम बिंदु आ चुके हैं। लेकिन ये भी होता है कि जिनके सड़क पर छत नहीं है, छत मिल गया। अब देखिए पीएम आवास योजना कितना फायदा मिल रहा है, गांव में जो झुग्गी झुपड़ी थी उनको छत मिल चुका है। आप देखिए जिसे 2 जून की रोटी कहा जाता है, 2 जून की जिनको रोटी नसीब नहीं थी, कम से कम आज जो वो भरपेट खाना खा पाते हैं। देखिए स्कीम का फायदा, देखिए एक समय तक स्कीम चलनी चाहिए। अब उस जब वो उस स्कीम का उद्देश्य फुलफिल हो जाए तो मुझे लगता है कि उसमें आगे विचार करने की आवश्यकता है। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की इस समय पूरे देश भर में चर्चा है जी। उसकी चर्चा होने के मैं किसी भी, क्योंकि समय कमी चलते किसी भी इसलिए नहीं, वो योजना इसलिए भी सफल है क्योंकि सरकार ने राज्यों की समीक्षा की, उसमें पैसा ज्यादा दिया, उसकी समीक्षा किया और उसके बाद लागू किया है। तो राजनीति से ऊपर उठकर इन तरह के मुद्दों पर कोई भी सरकार हो, एक अच्छा मॉडल क्या है, मॉडल में जो अच्छी चीजें हैं उसको, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस भाजपा किसी भी या क्षेत्रीय दल की सरकार, अच्छी योजनाएं को ही अच्छा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए और अच्छे मॉडल को सभी राज्य, सभी सरकारें उसको लागू करें, और उस पर तभी ये समाज में परिवर्तन की बात आएगी, तभी आत्मनिर्भरता की बात आएगी, और तभी हम एक अच्छे समाज के निर्माण में बेहतरी के लिए, और समाज में असंतोष ना फैले, आक्रोश ना फैले, और इस युवा वर्ग जो है, खासकर जो परिवार चलाते हैं वो वर्ग, तो उनको पलायन करना पड़ता है। उनके स्थितियों पर समीक्षा के लिए इस तरह से जो योजनाएं लागू की जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद मॉडल होगा, और जो जनता है वो भी खुश होगी, और सरकार को भी अपना एक सरकार की योजनाएं हैं उसको याद रखेंगे लोग वर्षों तक। तो हमने तिरछी नजर में इस बार विकास के मॉडल, अलग अलग राज्यों के मॉडल पर चर्चा की, और योजनाएं किस तरह से इम्पैक्ट डालती है इन चुनाव में, और चुनाव में वोटर किस तरह से उसको लेते हैं, और दूरगामी परिणाम क्या होते हैं, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे पिटीशन लगे हुए हैं इन योजनाओं को लेकर। तो मुझे लगता है कि हमने काफी
सागर्भिक चर्चा की तमाम पहलू को समझा। रामोता तिवारी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधन न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।